Welcome back in the fifth lecture of history, chapter 4, economic development. So now before this we have studied introduction of this chapter, that what is economic system and which are those three factors: what to produce, how to produce, and how to distribute. So these three factors are very important in any economic system. Then we saw introduction to capitalist economy, socialist economy, and mixed economy. So now next we saw in mixed economy there are three sectors. Which are those? Those are public sector, private sector, and joint sector. So ahead then we saw that how it is very important for mixed economy to function smoothly, and then there should be proper coordination between private sector and public sector. Okay, so now being under government control to some extent, mixed economy can never ignore the private profit making tendency. So they always try that there should be some profit. Okay, so now also we saw in detail everything. So now we will start from here, that a mixed economy also naturally tends to give priority to national interest. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या, कि जैसे कि पूरे नेशन में ऐसा नहीं कि सब एक ही इकोनॉमिक सिचुएशन या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता. बहुत अलग अलग उनका बैकग्राउंड होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन अलग अलग होता है, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है. तो फिर इस केस में सभी को जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, क्या कि गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, गुड हाउसिंग फैसिलिटीज़, है ना, देन गुड एजुकेशन, सो ऑल दिस थिंग्स शुड बी अवेलेबल. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमेशा ये प्रयास होता है की एक अपना पूरे देश का विकास हो. ठीक आहे, तर विद्यार्थ्यांनो मिक्स्ड इकॉनॉमी म्हणजे मिश्र अर्थव्यवस्थेत नेहमी नॅचरली असा त्यांचा प्रयत्न असतो की सगळ्यांचा विकास एक सोबतच सारखाच झाला पाहिजे. ओके, सो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इज स्ट्रेस्ड अपॉन विथ प्रायोरिटी. और इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मतलब आगे बहुत समय के बाद होगा, चलेगा, बट सबके लिए वो बेनिफिशियल होगा. ठीक है, ऐसा कुछ सोचा जाता है. ठीक है, देन द इंडस्ट्रीज लाइक डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट require huge capital investment, but returns in these areas are delayed. Okay, so also means why this happens, because all this construction take times, 5 years, 10 years, then they will be open for public, then they will first nullify the loan, and then they will start gaining some profit. So this takes 20 years, 25 years, sometimes 30 years. So private individuals cannot invest their money for such a long time without any profit. So it becomes now responsibility of only government sector. So government sector then takes interest and thus invest in these areas, and thus brings out the development in such areas. तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ है डिफेंस से रिलेटेड, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, एजुकेशन, रोड, रेलवे, वाटरवे, सी पोर्ट, ये सब में टाइम लगता है. फिर उसके बाद वो पब्लिक के लिए खुलेगा, उसके बाद कुछ लोन लिया है तो वो नलीफाई होगा, फिर उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करना चालू होगा. तो इतने समय तक बिना प्रॉफिट के इन्वेस्ट करना प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए ठीक नहीं होता है. मतलब उनके लिए फिर एक अपना जो इनकम रहेगा वो ही बंद हो जाएगा इतने सालों तक, तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते. तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट इन एरियाज़ में डेव्हलपमेंट लेके आता आहे. ठीक आहे विद्यार्थ्यांनो, तर लॉंग टर्म डेव्हलपमेंटचा विचार करत असताना एअरपोर्ट, रेल्वे, वॉटरवेज, सीवेज सगळं ह्यांमध्ये जेव्हा कन्स्ट्रक्शन होतं, नंतर ते पब्लिक म्हणजे लोकांसाठी खुलं केलं जातं, तर त्यामध्ये बराच वेळ जातो, बरीच वर्ष लागतात, की ज्यानंतर मग आपल्याला प्रॉफिट मिळायला लागतो. तर जे खाजगी क्षेत्रातले इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ते याच्यात गुंतवणूक करायला तयार नसतात, कारण की बिना प्रॉफिट म्हणजे काही नफा मिळवल्याशिवाय इतके
म्हणजे 20 वर्ष 25 वर्ष इन्व्हेस्ट करून ठेवणं त्यांच्यासाठी त्यांना परवडण्यासारखं नसतं. म्हणून मग सरकारच या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतं आणि एक विकास घडवून आणतं. ठीक आहे. सो दस इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकॉनॉमी मॉडेल अँड 5 year plans and started off on its path of development. Okay, so students, to bring out such development in those areas, and then only it is the responsibility of government. So India adopted mixed economy model. Okay, and also along with mixed economy we adopted 5 year plans and started off on its path of development. Okay, so now in this chapter we are going to study what is this 5 year plan. Then mixed economy model we have studied already, that both private sector and government sector both are owners and they have common share of management also. Okay, so the industrial policy of 1973 increased the speed of development. So industrial policy of 1973, what was the speciality there? Nothing special, but they started giving importance to industries. Okay, so giving loans to industries, giving permission to new industries. So like this they started. Okay, so this was our industrial policy of 1973. Okay, so priority was given in this policy to control the influence of heavy industries, industrial families and foreign industries, and remove the imbalance in regional development. Okay, so not only they gave permission to some industries, but there were some industries from foreign countries also. There were some industries which had established already their monopolies. So it was very important for our government to control all these industries, heavy industries, then industrial families, and so that bring out the regional development by removing this imbalance. Okay, so now next is the government focused on the development of small scale industries and cottage industries. So after controlling these big industries, what did government do then? So government started small scale industries and cottage industries. So cottage industries include industries which are related to textile, then which are related to silk, means cotton, silk, etc. Everything is in textile only. Also there is something like handloom, so which is easily possible for poor people also. So then India focused on those things, okay, which can be developed in rural areas and small scale industries which require less capital to start off with. Okay, so now to start up with, okay, so the government also started paying more attention to the cooperative sector. So now cooperative sector means this is like, suppose there is cooperative society of milkmen. Okay, so then there is cooperative society of farmers. Okay, so in this what happens, there are some rich milkmen or there are some rich farmers, they come together, along with them poor also come together, everybody invests some amount and then big amounts is collected and then they submit their amount in a bank to get some big loan. Okay, so this is also a cooperative sector. Okay, and otherwise there are some cooperative banks which provide loans to farmers and other small scale industries. Okay, in village areas especially. So now students, हमने देखा कि कैसे इंडिया ने, भारत देश ने अपना मिक्स्ड इकोनॉमी और 5 year प्लान्स का मॉडल अपनाया और उससे शुरुआत की अपने विकास के पथ पर. तो क्या किया एग्जैक्टली, जो 1973 था उसमें कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्लाई की, मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हेवी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे कंट्रोल किया. फिर जो इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ हैं जिनका मोनोपोली इस्टेब्लिश हो चुका है, और फिर कुछ फॉरेन से इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी ऑलरेडी मोनोपोली है या फिर रीजनल इम्बैलेंस है, तो इन सब को रिमूव किया और फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की. उसके बाद गवर्नमेंट ने ये किया कि जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रेफरेंस दिया कि वो चालू हो. फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रेफरेंस दिया. जैसे कि जो रूरल एरिया है उसमें भी रीजनल इम्बैलेंस जो है, फिर वो उसमें भी इंडस्ट्री चालू होंगी तो रीजनल इम्बैलेंस हटेगा और रूरल एरिया भी डेवलप होगा. ओके, सो लाइक दैट. नाउ फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो सहकारी क्षेत्र है, सहकारी,
तो उसमें भी अपना ध्यान जुटाया और फिर वहाँ से भी कुछ फार्मर्स को या फिर जो कोई भी उनका एसोसिएशन है, जैसे कि कोई मिल्कमैन का है, फार्मर्स का है ना, तो इन सब में उनको लोन कैसे मिले अगर उनको खुद का कुछ न्यू इनिशिएटिव चालू करना है, स्टार्टअप चालू करना है तो ठीक आहे. तो गव्हर्मेंटने इन सब चीज़ों में अभी ध्यान देणं चालू किया. तर विद्यार्थ्यांनो आपण बघितलं की कसं भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था आणि पंचवार्षिक योजना या दोघांचं अवलंबन केलं आणि आपला जो प्रगतीचा पथ आहे त्याला सुरुवात केली, प्रगती करायला सुरुवात केली. तर त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय होती किंवा घटना काय होती, तर 1973ची आपली इकॉनॉमिक पॉलिसी म्हणजे आर्थिक धोरण आपलं 1973चं. तर ते इंडस्ट्रीजचे रिलेटेड होतं, म्हणजे कारखान्यांशी किंवा फॅक्टरीजशी रिलेटेड होतं, ज्यात मोठमोठे जे हेवी इंडस्ट्रीज आहे ना, जिथे की मोठ्या मोठ्या मशिनरी बनतात किंवा वाहनं बनतात, तर ते हेवी इंडस्ट्रीजवर कंट्रोल, नंतर काही फॅमिलीज आहे, काही कुटुंब आहेत इंडस्ट्रियल, त्यांच्यावर कंट्रोल करणे, काही फॉरेनच्या कंपनीज आहे त्यांच्यावर कंट्रोल करणे आणि जो रिजनल इम्बॅलन्स आहे या प्रकारे त्याला नष्ट करणे. आणि नंतर जिथे इंडस्ट्रीज नाहीत, जसं की खेड्यांमध्ये, रुरल एरियात, तर मग तिथे इंडस्ट्रीज सुरू करणे. नंतर कॉटेज इंडस्ट्री म्हणजे काय की जसं फॉर एक्झाम्पल टेक्स्टाईलशी रिलेटेड कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, हँडलूम वगैरे हे सगळं सुरू करणे, जेणेकरून तिथेही छोट्या छोट्या काय असेल ना बट इंडस्ट्रीज सुरू होतील आणि रिजनल इम्बॅलन्स नष्ट होईल. सो लाईक दॅट. सो गव्हर्मेंट नंतर सरकारने सहकारी क्षेत्रातसुद्धा लक्ष दिलं आणि सहकारी क्षेत्रातून शेतकऱ्यांना किंवा काही दूध उत्पादक आहे त्यांना किंवा कोणाचा मत्स्य व्यवसाय आहे, कोणाचा पोल्ट्री फार्म आहे, तर वेगवेगळे उद्योगधंदे असतात, तर त्या प्रकारे त्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावं आणि ते काही नवीन सुरू करू शकतील त्यांचा व्यवसाय किंवा उद्योग. तर मग या प्रकारे सरकारने आपलं योगदान दिलं. नाव नेक्स्ट विल बी अवर 5 year plans, students. So the colonial power had exploited India economically. The country faced severe problems like poverty, unemployment, population growth, low standards of living. Okay, low productivity of agriculture and industries and backwardness in the fields of knowledge, science and technology. Planning was essential to solve these problems. So students, the colonial power had exploited India economically. आता कॉलोनियल पॉवर म्हणजे काय, ब्रिटिशर्स. ठीक आहे, ब्रिटिशर्स भारतात आले होते. त्यांनी सुरुवातीला म्हटलं की आम्ही फक्त व्यापार करू. नंतर हळूहळू 1764पासून त्यांनी आपला पॉलिटिक्स म्हणजे राजनीती, भारताच्या राजनीतीतसुद्धा प्रवेश केला आणि नंतर मग स्वतःची सत्ता स्थापन केली. ठीक आहे, तर त्यांनी त्यात साम दाम दंडभेद सगळ्या प्रकारांचा उपयोग केला आणि कसं आपल्याला मिसगाईड केलं किंवा भारतीयांचीही चूक असेल की त्यांनी त्यांचं ऐकलं. ठीक आहे, सुरुवातीलाच विरोध नाही केला. तर अशा प्रकारे आपण पारतंत्र्यात गेलो. ओके, आणि मग द कॉलोनियल पॉवर हॅड एक्सप्लॉयटेड इंडिया इकॉनॉमिकली म्हणजे काय की आर्थिकदृष्ट्या त्यांनी आपला एक्सप्लॉईट म्हणजे काय की पूर्ण आर्थिक लूट केले एक प्रकारे. ठीक आहे ना, तर आर्थिकच नाही तर त्यांनी सामाजिक, वैचारिक सगळ्या प्रकारचीच लूट केली. बट इथे आपण इकॉनॉमिक आस्पेक्टवर फक्त फोकस करणार आहोत. ठीक आहे, तर ब्रिटिशर्स हॅड एक्सप्लॉयटेड इंडिया इकॉनॉमिकली. ठीक आहे, तर इकॉनॉमिकलीमध्ये त्यांनी काय केलं, आपल्या इथून रिसोर्सेस घेतले, रॉ मटेरियल्स त्यांच्या कंट्री म्हणजे फॉरेन युरोपमध्ये नेले, तिथे त्यांनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनवले. ओके, म्हणजे जे आता खरेदी करण्यासाठी तयार आहेत आणि ते परत भारतात येऊन विकले. तर त्यांनी एक्सपोर्ट ड्युटीज लावल्या आपल्यावर, इम्पोर्ट ड्युटीज लावल्या. ठीक आहे ना, म्हणजे दोघांवर इम्पोर्ट एक्सपोर्टवर टॅक्स लावला. नंतर त्यांच्या वस्तू त्यांनी स्वस्तात विकल्या, तर भारतातल्या वस्तू भारतीयांना घेण्यासाठी महाग जात होत्या. तर अशा प्रकारे खूप जास्त कॉम्पिटिशन होतं. ठीक आहे, भारतातल्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती कमजोर असल्यामुळे लोक त्या वस्तू ज्या स्वस्तात मिळायच्या त्या खरेदी करणं पसंत करायला लागले, कारण की त्यांना स्वस्तात तेच मिळत होतं. की फॉर एक्झाम्पल कपडे घ्या, तर कपडे त्यांना जर काही 5 किंवा 10 रुपये कमी देऊन त्याच प्रकारचे कपडे मिळणार आहेत, तर मग ते तेवढे पैसे वाचवण्यासाठी फॉरेनचे मधून जे बनले आहेत ते वापरायला लागले. तर अशा प्रकारे त्यांनी सगळ्या दृष्टीने आपलं इकॉनॉमिक जे इन्कम आहे ते बंद केलं.
ठीक है। सो द कंट्री फेस, तो स्टूडेंट्स एक्सप्लॉइट, इंडिया को एक्सप्लॉइट किया मतलब क्या कि एग्जैक्टली उन्होंने अपने जो रॉ मटेरियल्स है, रिसोर्सेस है, उनको एक्सप्लॉइट करके उनके कंट्रीज़ में लेके गए, वहाँ पे उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया और फिर वही प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बेचा और इंडिया में भी बेचा, ठीक है। और बहुत सस्ते में बेचने के कारण भारतीयों ने भी वो ख़रीदना पसंद किया, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। और नेक्स्ट, नाउ द कंट्री फेस्ड सीवियर प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। सो स्टूडेंट्स, क्या क्या अपने प्रॉब्लम्स थे? पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब कि गरीब थे लोग। क्यों गरीब थे? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा काम ही नहीं था कि जहाँ से उनको कुछ वेज, डेली वेज मिल सके, ठीक है। ब्रिटिशर्स काम करवाते थे बट उनको उसका पैसा वगैरह कुछ देते नहीं थे, ठीक है। बस कुछ खाने को उनको हो जाए इतना ही देते थे। तो उनका कुछ सेविंग नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? तो नहीं हुआ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर बहुत सारे लोगों के पास कुछ काम भी नहीं था। हालांकि 85% लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व थे बट इट वाज नॉट एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज एक ही घर से अगर 5 लोग काम कर रहे, जो काम 2 लोग भी कर सकते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वहाँ पे 3 लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, हालांकि लग रहा है कि 5 के पास बिजी है बट दे आर नॉट फुल्ली एंगेज, ठीक है ना। कुछ समय वो फ्री रहते हैं, या फिर ये 3 जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो वहाँ पे जाएंगे भी नहीं तो भी चलेगा। तो एक तरीके से ये भी था अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप। देन पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ, पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा था। और फिर ये प्रॉब्लम किस लिए था? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो उनको हाउसिंग वगैरह और कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए वो नहीं थी, तो फिर लोग ऐसे ही झुग्गियों वगैरह झोपड़ी में रहते थे। तो उससे फिर आगे जाके क्या हुआ कि उससे जो कुछ अगर डिजीज़ वगैरह है वो स्प्रेड होने लगे, तो फिर उसमें और सरकार का नुकसान हुआ। लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, ठीक है ना, तो कुछ साफ़ सफाई नहीं है, सभी गंदगी है, तो ज़्यादा रोग जल्दी फैलेंगे। तो इस तरीके से। देन लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, सही है कि अपना एग्रीकल्चर में कुछ टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है। टेक्नोलॉजी की तो कुछ आवश्यकता नहीं है बट लोग, मतलब कुछ जैसे कि हम समझेंगे इसको कि बारिश भी नहीं होती थी अगर, तो गए आधे से ज़्यादा फार्मर्स वहीं पे गए क्योंकि दे वर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, ठीक है। फिर ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं था बट वो फिर इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं था। उसके बाद कौन सा बीज या फिर कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें इसको नॉलेज नहीं, तो ये सब। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड बैकवर्डनेस इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बैकवर्डनेस था, लोगों के पास कुछ नॉलेज नहीं था, जो सभी इसमें हमने देखा कि कैसे एग्रीकल्चर में भी देख लीजिए कि कुछ नॉलेज नहीं तो वो कर क्या पाएंगे कि अभी इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए क्या, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, मतलब इरिगेशन का, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन का टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर अपने पास जो साइंस हो, मतलब कि कैनल कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एरिया कवर हो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को पानी मिले। तो ये सब चीज़ें थी जो अपने पास चॅलेंजेस थे, ठीक आहे। तर विद्यार्थ्यांनो, ब्रिटिशर्सने आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या एक्सप्लॉइट केलं होतं, त्याचबरोबर आपल्या भारत देशाने अनेक नवीन समस्यांना तोंड दिलं, जसं की पॉवर्टी म्हणजे गरीब है ना, गरिबी। तर मग गरिबी असल्यामुळे लोकांकडे जसं की घरं नसतील तर मग ते कुठे झोपडपट्टी वगैरे मध्ये राहायला लागले, आणि अस्वच्छता असल्यामुळे नंतर मग जास्त रोगराई पसरली है ना। लो स्टँडर्ड्स ऑफ लिव्हिंग म्हणजे काय, अस्वच्छतासुद्धा त्यात येते। लो प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड इंडस्ट्रीज, नंतर शेतीतून किंवा उद्योगधंद्यांमधून जास्त उत्पन्न येत नव्हतं। अँड बॅकवर्डनेस इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, ओके। तर त्याचबरोबर काही ज्ञान किंवा विज्ञान तंत्रज्ञान ह्यामध्ये सुद्धा आपण बऱ्याच पिछाडीवर होतो, आणि त्या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम झाला की मग आपल्याला काही गरज वाटली की आपण आता मिश्र अर्थव्यवस्था आणि पंचवार्षिक योजनांचं कॉम्बिनेशन करून विकास सुरू केला पाहिजे। सो प्लॅनिंग वॉज इसेन्शियल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम्स, म्हणून मग आपल्याला काही योजना करण्याची आवश्यकता पडली आणि आपण त्यानुसार मग ते केलं, ओके। सो इंडिया एस्टॅब्लिश्ड द प्लॅनिंग कमिशन इन 1950 विथ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन, ओके। सो स्टूडेंट्स, इंडिया में हमने प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया कब? 1950 में,
और फिर प्राइम मिनिस्टर जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो उसके चेयरमैन थे। Okay students, so India established the Planning Commission in 1950 with Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru as its chairman. So this is important, in which year we established Planning Commission. So it was 1950, and who was chairman? So Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, so now students, question 1 for homework is, which challenges were faced by India? Which severe challenges were faced by India? Question 1 homework, which severe challenges were faced by India? And question 2 of homework, what was established by India in 1950? And who was the chairman? What was established by India in 1950 and who was the chairman? Question 3, what is the name of Planning Commission in today's date? What is the name of Planning Commission in today's date? Okay, and who is the chairman of that particular institution? Okay, and who is the chairman of that particular institution? So these three were the homework. Now question 4 for homework, what are the three functions of Planning Commission? What are the three functions of Planning Commission? Now next, it formulated India's 5-year plans that included rural and agricultural development, balanced industrialization, provision for a minimum standard of living, and economic development consistent with democratic ideals. So now students, see what did Planning Commission do. So Planning Commission formulated India's 5-year plans. Okay, so 5-year plans included rural and agricultural development. So first they focused on rural and agricultural development. So then they started balancing industrialization. Okay, so means regional imbalance was removed. So third was provision for a minimum standard of living and economic development consistent with democratic ideals. So now they started providing minimum standard of living and economic development. Okay, living means there should be proper food, then there should be proper shelter, then there should be proper clothes, and then there should be proper healthcare facilities, there should be proper educational facilities. So like this, and in this way bring out economic development with democratic ideals. Democracy means there now people's representative will rule the country. Okay, so what are their ideals? Their ideals are everybody should be included and everybody's development should be brought together. Okay, so no section of society should be ignored. So like this there are democratic ideals. Also, it focused on people's participation and individual development in the formulation and implementation of the 5-year plans. It focused on people's participation. Okay, so they inspired people to take part into what? Development and formulation, in the formulation and implementation of 5-year plans. Okay, so they inspired people that you help us to formulate and implement these plans. So more and more people were called and were requested. So how the people participated? People told them that what are, so particular these areas, for example Assam. So Assamese will tell that which are our challenges. So we don't have roads. Then suppose they are in Maharashtra, so we don't have industries, like this. So they, different areas people helped Planning Commission to bring up the development, economic development. ओके, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे ही ये अपना प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ 1950 में, 1950 में, चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 5-year प्लान्स मतलब पंचवार्षिक योजनाएं बनाई। फिर उसमें उन्होंने फर्स्ट फोकस दिया कि कैसे जो रूरल एरियाज़ है
और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसका विकास हम लेके आए। फिर उसके बाद बैलेंस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज़ हर एरिया में हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जिससे कि बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा हर एरिया में। सो प्रोविज़न फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ है जैसे कि अच्छा खाना, अच्छे रहने के लिए अच्छी जगह, शरीर ढकने के लिए कपड़े, फिर उसके बाद हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, फिर एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सब हो जिससे कि अच्छा अपना लिविंग स्टैंडर्ड बना रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होते रहे। तो फिर उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया और लोगों से मदद मांगी कि कैसे लोग जो है हर एरिया में, हर रीजन में, तो उनको पूछते थे कि आपके क्या प्रॉब्लम्स है और पर्टिकुलरली इस एरिया में, इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में कैसे ये डेव्हलपमेंट लेके आहे, ठीक आहे। तर विद्यार्थ्यांनो 1950मध्ये प्लॅनिंग कमिशनची स्थापना झाली, ठीक आहे। नंतर मग प्लॅनिंग कमिशनने फोकस केला की पंचवार्षिक योजनांच्या द्वारे जे आपला रूरल म्हणजे ग्रामीण भागाचा विकास घडवून आणायचा। नंतर ॲग्रिकल्चरल म्हणजे शेतीशी रिलेटेड जे आहे, फार्मिंगशी रिलेटेड, त्या सगळ्या गोष्टींमध्ये विकास घडवून आणायचा। तर त्यात काय रोल येईल, तर तंत्रज्ञान म्हणजे शेतकऱ्यांना टेक्नॉलॉजीशी ओळख करून देणे, त्यांना त्यासाठी लोन उपलब्ध करून देणे, ह्या सगळ्या गोष्टी। नंतर बॅलन्स्ड इंडस्ट्रियलायझेशन, की आपण आधीच बघितलं की कसं काही इंडस्ट्रीज फक्त अर्बन एरियामध्ये आहेत, मग रुरल एरिया असं काय, तिथे अजिबात इंडस्ट्रीज नसेल तर त्यांचा विकास कसा होईल, तर कमीत कमी तिथे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किंवा कॉटेज इंडस्ट्रीज तरी डेव्हलप केल्या पाहिजे। तर अशा प्रकारे त्यांनी पूर्ण जे आपलं प्रजासत्ताक भारत आहे त्याची जी तत्त्वे आहेत त्यावर फोकस करून आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला। त्यासाठी त्यांनी लोकांची मदत मागितली आणि वेगवेगळ्या भागांमधील लोकांच्या समस्या समजून घेतल्या आणि त्यानुसार विकास घडवून आणला, ठीक आहे। तर नेक्स्ट इज आवर फंडामेंटल प्रिन्सिपल ऑफ प्लॅनिंग। A general principle of planning is the proportionate distribution of the resources of a country and the appropriate use of human resources to fulfill the needs of the people। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंडामेंटल का मतलब क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेसिक, ठीक है। इसके सिवा वो चीज़ जो हो रही है, जो हम कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। अगर ये इग्नोर हुआ या फिर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या है वो चीज़, अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज़ द प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये नहीं कि एक समान, नहीं, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे कम है तो वहाँ पे कम, और फिर एग्जैक्टली वहाँ पे इंडस्ट्रीज चाहिए, या फिर यहाँ पे एजुकेशन चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ फार्मिंग से रिलेटेड रिसोर्सेज चाहिए, ये सब इसमें आता है। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री एंड देन द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे कम ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा लेबर और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे कम लेबर, नहीं। तो सब सोच के समझ के एग्जैक्टली जो लेबर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उससे क्या होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका अप्रोप्रिएट यूज़ होगा, इससे फिर अपना ही डेवलपमेंट का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल, है ना। डेवलपमेंट कर ही क्यों रहे, मतलब ये सब इतना क्यों किया, प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स, ये सब तो डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। फिर डेवलपमेंट हो गया तो क्या होगा, लोगों की नीड्स फुलफिल होगी। हाँ, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ तो मतलब कोई विलेज है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, स्कूल नहीं था तो स्कूल डेवलप हुआ, वहाँ पे रास्ता नहीं था तो रास्ता हुआ, ठीक है। ये तो डेवलपमेंट हुआ, बट लोगों की ज़रूरत भी थी वो, तो लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होगी, ठीक आहे। तर विद्यार्थ्यांनो सगळ्यात बेसिक, सगळ्यात महत्त्वाचं प्रिन्सिपल म्हणजे तत्त्व, ठीक आहे, प्लॅनिंगचं, की कुठल्याही योजनेचं काय आहे तर ते असं तत्त्व असतं, ते जर आपण अवलंबले नाही तर मग जी मेहनत आपण करतोय त्याचा काहीच फायदा होणार नाही, ठीक आहे। जनरल प्रिन्सिपल, एक सामान्य तत्त्व काय आहे मग योजनेचं, प्लॅनिंगचं, इज द प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक आहे। म्हणजे प्रमाणानुसार आपण काय केलं पाहिजे, तर वाटप केलं पाहिजे, कशाचं, तर रिसोर्सेस म्हणजे जे स्रोत आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, आणि त्यानंतर काय, जे मानवी ह्युमन रिसोर्सेस म्हणजे मानवी स्रोत पण आहे त्याचा पण एक योग्य वापर झाला पाहिजे। तर प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे काय, की जिथे जेवढी आवश्यकता आहे तेवढंच तिथे न्यायचं आणि ते वाटायचं। नंतर
तिथे समजा एज्युकेशनची फॅसिलिटी नाही आहे, ठीक आहे, आणि रस्ते आहेत तिथे, तर मग तिथे रस्त्यांवर काम करून काही उपयोग नाही आहे, ठीक आहे. जिथे जशी आवश्यकता आहे एज्युकेशन, ॲग्रिकल्चर, रोड्स, रेल्वेज याप्रमाणे मग आपण तिथे रिसोर्सेस पाठवून डेव्हलपमेंट घडवून आणली. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रिसोर्सेस अँड देन डेव्हलपमेंट, ठीक आहे. आणि डेव्हलपमेंट झाली तर काय होईल, तर लोकांच्या गरजा पूर्ण होतील. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स देर आर सम गोल्स और प्लान्स है ना स्टूडेंट्स. अभी कुछ गोल्स है, मतलब हमें कुछ हासिल करना है, ये सब प्लान करके काहीतरी आपल्याला मिळवायचं या योजनांमधून, ठीक आहे. सो स्टूडेंट्स, द जनरल गोल्स ऑफ द इकॉनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज. फर्स्ट, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम. ओके, तो अभी नेशनल इनकम में इंक्रीज़ करना है हमें, तो ये भी एक योजना का अपना प्लान का गोल है. उसके बाद नेक्स्ट इज bring about rapid industrialization by focusing on the basic industries. Okay, so rapid industrialization means if suppose there are no industries in many parts of India, so at least there will be some small scale industries, basic industries in those area. Okay, so what this is called as rapid industrialization, so that there will be able to bring up the economic development rapidly. So bring about an increase in agricultural production so that the country becomes self-sufficient in food grain production. Okay, so this is also important. So bring about increase in agricultural production. तो हमारा जो खेती में अभी उत्पादन हो रहा है उसको बहुत हद तक बढ़ाना है. क्यों? फिर उससे क्या होगा, हम अगर किसी कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं ना वीट वगैरह, हमारे पास ही सफिशेंट नहीं इतने पॉपुलेशन के लिए, तो फिर वो तो अच्छी बात नहीं है. तो अगर हम अपना एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएंगे तो हमें किसी से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी. सो देन दैट उसी को बोलते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है, इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल. ऑप्टिमल यूज़ मतलब क्या, कि जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही, ठीक है ना. अगर छोटा पेड़ है तो वहाँ पे कम पानी, बड़ा पेड़ है तो उसको ज़्यादा पानी, ठीक है ना. रेनी सीजन है तो बहुत कम पानी है, ठीक है, अगर रेन हुआ है तो, और फिर अगर समर है तो ज़्यादा पानी छोटे प्लांट को भी, इस तरीके से. तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे ये लॉजिक लगाते हैं कि ठीक है यहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना ह्यूमन रिसोर्सेज हमें भेजना चाहिए, और फिर यहाँ पे दूसरी जगह पे तो कम है तो वहाँ पे कम रिसोर्सेज. तो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमल यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ कंट्री. ओके, तो उससे क्या होगा, फिर अपना डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होने के बाद फिर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी कंट्री में. नेक्स्ट इज रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग्स एंड वेल्थ. तो फिर उसके बाद हमारा एक गोल होगा, पांचवा गोल, कि इनइक्वालिटी है, असमानता है. कि किस में असमानता है, जो लोग अर्न कर पाते हैं, जो उनको वेजेस मिल रहे हैं उसमें असमानता है. जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो उनको कम, और मतलब ये फिज़िकल मेहनत की बात चल रही है. यस, हालांकि कोई जिसका ब्रेन अच्छा है, जो इंटेलेक्चुअल वर्क होते हैं उसमें ज़्यादा पेमेंट होता है. तो और फिर ऐसे भी बहुत चीज़ें होती है कि कुछ लेबर्स को, मतलब लेबर्स में ही टाइप होते हैं कि उनको किसी को कम किसी को ज़्यादा. तो ये जो है इनकम का अनइक्वालिटी उसको रिमूव करना. और फिर वेल्थ है ना, जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसे वाले ही बनते जा रहे हैं, और जिनके पास कम पैसे हैं वो पुअर हो जा रहे हैं. तो ये सब को रोकना ये भी अपना गोल है. नेक्स्ट इज मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़. ठीक है, हम जो सेवाएं ले रहे हैं या फिर चीज़ें खरीद रहे हैं उनका ऐसा नहीं कि आज 1 किलोग्राम तेल 100 रुपये था और कल जाके 200 हो गया, फिर 500 हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना. उसका प्राइस वैरी होगा थोड़ा, 95 to 105 में तो चलेगा, इतना एडजस्टमेंट लोग कर पाते हैं कम ज़्यादा. बट सडनली 200 500 हो गया तो फिर आप समझ पा रहे होंगे कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए. नेक्स्ट इज ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग. ठीक है, और फिर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसमें जागरूकता करके फिर लोगों को इम्पोर्टेंस बता के कि अगर कैसे छोटा फैमिली रहेगा तो उनके ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी और सबको मतलब अच्छे से फूड वगैरह भी वो दे पाएंगे.
तो ये तरीके से कुछ उनमें फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको बता के हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी एक गोल है। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। तो फिर हमें ये जो पॉवर्टी अपना उसको दूर कैसे करना है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ या फिर उनका जो भी है, जैसे कि फार्मिंग हो गया है ना, एग्रीकल्चर, और फिर डेयरी इंडस्ट्री, जो भी उनका है फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी हो, तो उसमें वो डेवलपमेंट करे, उनको लोन मिले, फिर खुद का कुछ स्टार्ट करे, फिर आगे अर्निंग करे, तो उससे अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो हमें इम्प्रूव करना है लिविंग स्टैंडर्ड्स को, पॉवर्टी को हटा के, गरीबी को हटा के। डेवलप सोशल सर्विसेज। तो फिर आपने देखा होगा कि कैसे बहुत सारे NGO होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मतलब उनको पैसे मिलते हैं बट वो सरकार से नहीं मिलते, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल उनको देते हैं अपने मेंटेनेंस के लिए, रहने खाने के लिए मिल जाए उतना ही वो लोग लेते हैं। फिर उसके बाद डेवलप सोशल सर्विसेज, मतलब फिर सोशल सर्विस से क्या होगा कि बहुत बार गवर्नमेंट या फिर उनके अथॉरिटीज़ हर जगह पे पहुंच नहीं पाते, उनके भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वहाँ पे ये सोशल सर्विस जो कर रहे हैं वो लोग अगर वहाँ पे पहुँच गए तो फिर वहाँ पे लोगों को मदद हो जाएगी जिनको कुछ चाहिए तो, ठीक है। सो मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। वो अपना लास्ट गोल है 10वां कि जो इकोनॉमी है, अपना अर्थव्यवस्था है, उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ठीक है ना। पहले हमने देखा था कि क्रॉप में सेल्फ सफिशिएंट बनाना और अभी पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बनाना। तो विद्यार्थ्यांनो, गोल्स ऑफ प्लान्स म्हणजे जे आपले योजना आहेत त्यांची ध्येय काय आहे, ठीक आहे ना। तर काही सामान्य ध्येय आहेत, जनरल गोल्स आहेत। तर पहिला आहे त्याच्यात इन्क्रीज इन द नॅशनल इन्कम, म्हणजे आपल्याला राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवायचं आहे। तर कसं वाढवणार, तर लोकांचं जे रोजगार आहे त्यांना जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार आणि तो पण स्टेबल मिळेल, तर मग सगळ्या देशाचंच इन्कम वाढेल, बरोबर। नेक्स्ट इज ब्रिंग अबाउट रॅपिड इंडस्ट्रियलायझेशन। तर मग जी बेसिक इंडस्ट्रीज आहे खेड्यांमध्ये, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सुरू करून रिजनल इम्बॅलन्स दूर करून आपण रॅपिड इंडस्ट्रियलायझेशन घडवून आणलं पाहिजे, हे सुद्धा आपला एक गोल आहे, ठीक आहे। सो नेक्स्ट इज ब्रिंग अबाउट अँड इन्क्रीज इन ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन सो दॅट द कंट्री बिकम्स सेल्फ सफिशियंट। नंतर जे आपलं कृषीमधून शेतीशी रिलेटेड आहे त्याचं उत्पन्नही वाढवायचं आहे आपल्याला। त्यातून काय होईल की भारत देश सेल्फ सफिशियंट होईल, म्हणजे त्याला दुसरीकडून कुठून इम्पोर्ट आयात करण्याची आवश्यकता नसेल, ठीक आहे। तर तो स्वावलंबी बनेल। नेक्स्ट इज यूज द ह्युमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली, म्हणजे जे मानवी स्रोत आहेत, ठीक आहे, जे ह्युमन आहेत, लेबर्स आहेत, तर जिथे जेवढी आवश्यकता आहे त्यानुसार त्यांना वाटून, यालाच म्हणतात ऑप्टिमल यूज ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस, की त्यातून मग जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार मिळेल आणि त्यांचा आर्थिक विकास होईल। रिमूव्ह द इनइक्वॅलिटी इन अर्निंग्ज अँड वेल्थ। नंतर काही लोकांचे जे पगार आहे, म्हणजे ते जे अर्न करतात त्याच्यात असमानता आहे, किंवा त्यांच्याकडे जे संपत्ती आहे त्याच्यात असमानता आहे। श्रीमंत लोक श्रीमंत होत आहेत, गरीब लोक आणखी गरीब होत आहेत। तर हे सगळं रिमूव्ह द इनइक्वॅलिटी इन अर्निंग्ज अँड वेल्थ, तर हा एक सुद्धा आपला गोल आहे, हा सुद्धा एक गोल आहे। मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, आणि काही किमतींची डेली आपल्या लाईफमध्ये जे लागतात आपल्याला, तर त्यांची किंमत स्टेबल मेंटेन करणे, ठीक आहे ना। म्हणजे 100ला आहे आज, काल 95ला होती, उद्या 105ला होईल, तर ठीक आहे। बट एकदमच 1000 2000 एवढ्याच्याने जर किंमत वाढत असेल तर मिडल क्लासला किती कठीण होईल, ओके। सो नेक्स्ट इज अवर ब्रिंग द ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन। नंतर जी लोकसंख्या वाढीचा जो दर आहे, लोकसंख्या आहे, याला कंट्रोल करणे कशा प्रकारे, तर आपण अवेअरनेस करणार, जागरूकता आणणार, की कुटुंब है ना, फॅमिली प्लॅनिंग म्हणजे कुटुंब नियोजन केल्याने काय काय फायदे होतात हे लोकांना सांगितल्यावर ते पाळतील आणि मग आपलं पॉप्युलेशन अंडर कंट्रोल आपल्याला करता येईल, ओके। सो इम्प्रूव्ह द स्टँडर्ड्स ऑफ लिव्हिंग बाय इरॅडिकेटिंग पॉवर्टी। नंतर जे आपले जीवनमानाचे जो स्तर आहे, नंतर जी गरिबी आहे त्याला दूर करून जीवनमानाचे स्तर म्हणजे लिव्हिंग स्टँडर्डला आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं आहे, कशा प्रकारे, तर गरिबी दूर करून, ओके। तर हे सुद्धा आपला गोल आहे। नेक्स्ट इज अवर डेव्हलप सोशल सर्व्हिसेस। समाजसेवा किंवा सामाजिक सेवा करणाऱ्या ज्या संस्था आहे त्यांचा विकास घडवून आणणे, म्हणजे जिथे सरकार किंवा त्यांचे अधिकारी पोहोचू नाही शकणार तिथे हे सामाजिक सेवा करणारे लोक
ते काम करतील. ओके. अँड मेक द इकॉनॉमी सेल्फ सफिशियंट. हे सर्व करून मग आपली आर्थिक व्यवस्था एक इंडिपेंडंट तिला करणे हा सुद्धा एक आपला गोल आहे. ठीक आहे. सो नाव नेक्स्ट इज अवर फर्स्ट 5 year प्लॅन. So that we will study in the next lecture.